पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हर मंगलवार की तरह आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं शेल्बी हॉस्पिटल के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष तिवारी सर। सर, आपका स्वागत है। आपका एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष तिवारी, मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ शेल्बी हॉस्पिटल की जबलपुर यूनिट में। और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सर्दियों में स्पेशली बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली ओल्ड एज लोगों के। धन्यवाद सर। सर, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि जैसे हम 29 दिसंबर को एएफ स्क्रीनिंग एवं स्ट्रोक क्लिनिक का लॉन्च कर रहे हैं, तो कृपया इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। तो एट्रियल फिब्रिलेशन एक हार्ट की गति अनियमित होने की बीमारी है। और इस बीमारी को जिसको होती है, जिसको होने के बाद ऐसे मरीजों को जिनको हार्ट की गति अनियमित हो जाती है, उनको लकवा होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसी बीमारी को बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। और इसी बीमारी से आगे आपको लकवा होने की संभावना होती है। और वो लकवा होने की संभावना कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे अनियमित गति होने के साथ आपको डायबिटीज है, आपको ब्लड प्रेशर है, आप हार्ट के पेशेंट हैं, आपकी हार्ट की पंपिंग कितनी है, इन सब बातों पर निर्भर करती है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? आपकी हार्ट की गति अनियमित होना। यहाँ ये बताना बहुत जरूरी होगा कि भारत में या किसी भी जगह जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, 60 के ऊपर 65 साल 70 साल, हार्ट की गति अनियमित होने की संभावना धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन इस बीमारी का नाम है और इस बीमारी का डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है समय पे। ऐसे मरीज अधिकांशतः एसिम्प्टोमेटिक या उनको कोई लक्षण नहीं आते, कभी कभार धड़कन का बढ़ना या जिसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन यह बीमारी होने पर आपको एक समुचित उपचार की जरूरत होती है, जिसके ना होने पर अगले 5 साल में या 10 साल में आपको लकवा होने की संभावना होती है। इसी परिप्रेक्ष्य में शेल्बी हॉस्पिटल और शेल्बी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंसेज एक एएफ स्क्रीनिंग कैंपेन और स्ट्रोक प्रिवेंशन कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, जो अगले 2 महीने जनवरी और फरवरी के महीने में आपको चलेगा, जिसमें हम शहर के सभी हिस्सों में जाएंगे और हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं, हमारे जो फीडर्स हैं, उन सबके एक स्क्रीनिंग किया जाएगा, जिसमें शहर की सारी बड़े रेसिडेंशियल कॉलोनीज, सारे कॉर्पोरेट्स, इन सब पे किया जाएगा। और 65 साल या उससे ऊपर के मरीज जिनको कोई बीमारी नहीं है, उनका भी इसमें चेकअप किया जाएगा। और बाकी जो व्यक्ति जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन, उनका अर्ली एज में भी एएफ स्क्रीनिंग, एट्रियल फिब्रिलेशन स्क्रीनिंग किया जाएगा। तो जिससे मास स्क्रीनिंग प्रोग्राम जिसको हम रन कर रहे हैं अगले 2 महीने तक चलेगा। और इसके लिए कॉन्टैक्ट हम अभी आपके कमेंट बॉक्स में हमको लिंक भेज दे रहे हैं, जिसको आप अपना फायदा उठा सकते हैं। तो एएफ स्क्रीनिंग campaign will be launched on 29th with all the dignitaries of the city, and we will be going live from 1st of January for next 2 months. सर, विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगी, एट्रियल फिब्रिलेशन ये रेगुलर हेल्थ रिदम से कैसे अलग है? तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे शरीर के बाकी हिस्सों में क्षरण होता है, जैसे कान में, आंख में आपको दिखना कम हो जाता है, कान में सुनाई देना कम हो जाता है, जोड़े घुटने आप में दर्द होना शुरू हो जाता है, ऐसे ही धीरे धीरे आपके हृदय के जो चेम्बर्स हैं वो धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं। ऐसा एनलार्ज क्यों होने लगते हैं? कई बार वॉल्व के लीकेज की वजह से एनलार्ज हो जाते हैं या बड़े हो जाते हैं। कई बार आपके हृदय के जो चैम्बर होते हैं वो लंबे समय से ब्लड प्रेशर की वजह से एनलार्ज हो जाते हैं। और कई बार पुराने हार्ट अटैक की वजह से बड़े हो जाते हैं। जैसे ही हृदय के चैम्बर एक लिमिट से ज्यादा बड़े होते हैं, उनमें अनियमित गति होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो हृदय गति एक स्मूथ डायरेक्शन में जानी चाहिए, जब हार्ट के चैम्बर एक नॉर्मल साइज के होते हैं, तो जब चैम्बर बड़े हो जाते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन में जाके वेंडरिंग हो जाते हैं। वेंडरिंग मतलब अपनी गति इधर उधर जाने लगते हैं। इसी गति की वजह को एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन में जाके अनियमित तरीके से जाने लगते हैं। तो मिस्ड पल्स भी बोलते हैं सामान्य भाषा में, लेकिन वो मिस्ड पल्स एट्रियल फिब्रिलेशन बिल्कुल हो सकती है। तो ये कारण है जिसकी वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन होता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये सब नंबर ऑफ पेशेंट की संख्या बढ़ती जाती है। सर, जैसे कि अभी हमने जाना एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है, मैं आपसे जानना चाहूंगी इसके कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? तो अधिकांशतः मरीज, जो मैंने बोला, सबसे खतरनाक बीमारी इसीलिए है, इसके अधिकांश मरीजों को कोई लक्षण नहीं होता। तो आप समझें कि एक बीमारी जिसमें कोई लक्षण नहीं है और उसमें पहला लक्षण ही सीधे स्ट्रोक होता है, लकवा होता है। तो ऐसी इस बीमारी इसलिए बहुत घातक है, इसलिए इस बीमारी का प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। तो अधिकांश मरीज जो होते हैं एसिम्प्टोमेटिक होते हैं,
उसके बाद कई मरीज जो हमारे पास आते हैं लक्षणों के साथ, उनमें प्रमुखता है जो तकलीफ होती है, प्रमुखता जो उनको प्रॉब्लम होती है, वो धड़कन का ऊपर नीचे होना, उनको फील होती है धड़कन, क्योंकि जब धड़कन अनियमित के साथ धड़कन का फास्ट होना या तेज बढ़ना भी बहुत कॉमन है। तो जब अनियमित होती है तो तेज भी होती है, तो जब तेज होती है तो हमारे पास मरीज जनरली इस कंप्लेन के साथ आता है कि हमारी धड़कन बढ़ रही है। इसके अलावा सांस का फूलना, अनड्यू फटीग, सांस जिसमें मरीज थक जाता है, इस तरीके की संभावना के साथ भी मरीज आता है। तो ये इसके प्रमुख लक्षण है। मरीज चलता है, सांस फूल जाती है, थोड़ी देर चलता है तो धड़कन बहुत बढ़ जाती है, और कई बार बेहोशी के साथ भी मरीज हमारे पास आते हैं। तो ये इसके प्रमुख लक्षण है जिससे एट्रियल फिब्रिलेशन का मरीज, एएफ का मरीज आपके पास प्रेजेंट कर सकता है। सर, सिम्टम्स के बाद मैं आपसे जानना चाहूंगी एट्रियल फिब्रिलेशन को कैसे डायग्नोस किया जा सकता है? तो हियर लाइज द ब्यूटी। तो सबसे अच्छी बात यह है कि एक साधारण टेस्ट, जिसको ईसीजी की टेस्ट बोलते हैं, के द्वारा इसका डेफिनेटिव डायग्नोसिस संभव है। डेफिनेटिव डायग्नोसिस मतलब कंफर्म डायग्नोसिस। आपको कोई बड़ी टेस्ट की जरूरत नहीं है, आपको कोई बड़ी मशीनों की जरूरत नहीं है, आपको कोई बड़े डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है। जस्ट एक सिंपल एक ईसीजी टेस्ट से आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको एट्रियल फिब्रिलेशन है। इसके पहले अगर फिजिशियन जब पल्स नापते हैं तो पल्स की रेगुलरिटी देख के भी बता सकते हैं, हालांकि वह कंफर्मेटरी नहीं होता, लेकिन उससे भी पता चल सकता है। तो एक बिल्कुल सामान्य सा टेस्ट ईसीजी टेस्ट उपलब्ध है, और वो ईसीजी टेस्ट हमारे हार्ट एक्सप्रेस में रेडियो उपलब्ध है, जिसका हम लोग फायदा उठा सकते हैं, और जिसके अंदर एक 24/7 एक एम्बुलेंस है जिसके अंदर आप अपना ईसीजी करवा सकते हैं। सर, एट्रियल फिब्रिलेशन की क्या वजह हो सकती है? तो एट्रियल फिब्रिलेशन की मैंने आपको बताया, सबसे कॉमन वजह, सबसे इंपॉर्टेंट वजह है उम्र। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है एट्रियल फिब्रिलेशन साथ में आता है, और उसके अलावा डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट की पुरानी प्रॉब्लम, हार्ट का मोटा हो जाना किसी वजह से, कई बार सीओपीडी जैसे सांस की बीमारियां होती है, उन सबसे भी एट्रियल फिब्रिलेशन होता है। तो जिन मरीजों को, जिन व्यक्तियों को ये सब बीमारियां हैं, जैसे दमे की बीमारी है, मधुमेह की बीमारी है, लंबे समय से ब्लड प्रेशर की बीमारी है, स्पेशली उस तरीके का ब्लड प्रेशर, रक्तचाप जो कंट्रोल नहीं रहता है, इन सबसे हार्ट की बीमारी उनको हो सकती है। सर, जैसे कि अभी हम स्ट्रोक की बात कर रहे थे, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी एएफ एवं स्ट्रोक के बीच में क्या संबंध है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो हार्ट की गति अनियमित होने से एक मरीज को लकवे की शिकायत कैसे हो सकती है, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब हार्ट की गति अनियमित होती है तो हार्ट जो अपनी पंपिंग बहुत अच्छी तरीके से कर रहा होता है, एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ब्लड खाली बहुत ही इफिशिएंटली कर रहा होता है। जैसे आप एक बर्तन से दूसरे बर्तन में अगर ब्लड डालें, पानी डालें, तो पहले बर्तन में पानी लगभग पूरी तरीके से खाली हो जाता है और कोई वहां पे रेसिडुअल नहीं बचता। ऐसा एएफ पेशेंट में नहीं होता। जब हार्ट की गति अनियमित होती है तो कुछ ब्लड वहां पे बचा हुआ रहता है और वो वहां पे स्वर्ल करता है। स्वर्ल मतलब वहीं घूमता रहता है। ये थ्योरी बताई गई है कि जब वो ब्लड आगे नहीं जा रहा है और वहीं पे घूम रहा है तो उसमें क्लॉटिंग होने की संभावना बढ़ती है, और जैसे ही क्लॉटिंग वहां पे बनती है तो वो क्लॉटिंग धीरे धीरे जब क्लॉट बन जाता है तो वो क्लॉट ब्रेन में चला जाता है, क्योंकि आपको पता है ब्लड कहाँ से जाता है, हार्ट से जाता है। तो इस तरीके से वो जो छोटा क्लॉट होता है वो जाकर सीधी दिमाग में चला जाता है। और ऐसा कोई दिन नहीं है, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं शहर में जहाँ पे लकवे के मरीज उनको डेली भर्ती ना होते हों, और उनमें से बहुत सारे मरीजों को ये सब बीमारियां होती हैं, दिन में क्लॉट की बीमारियां होती हैं, जिसमें एट्रियल फिब्रिलेशन भी होता है। सर, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी जिन लोगों में पहले से ही एएफ है उन्हें अपने डेली रूटीन में और लाइफ में क्या चेंजेस करने चाहिए? तो बहुत सारे मरीज जो तो बुजुर्ग हैं, उनको एट्रियल फिब्रिलेशन ऑलरेडी डायग्नोस है, उनको चाहिए कि अपनी हृदय की गति को नियंत्रित रखें। मतलब उनकी हृदय की गति 60 के आसपास, 50 से 70 के बीच में रहेगी, तो उनकी सांस नहीं फूलेगी। वो कुछ खून पतला करने की दवाइयां जो अगर उनको इंडिकेटेड है तो जरूर लें, क्योंकि एएफ से बचने का, एक आगे लकवे से बचने का एकमात्र तरीका है कि आप उसको खून पतला की दवाई एक नियमित अनुपात में लें, जिससे आपको ब्लीडिंग की रिस्क भी ना हो और आपको क्लॉटिंग की रिस्क भी नहीं हो। ये अनुपात कौन डिसाइड करेगा? ये आपके फिजिशियन या हृदय रोग विशेषज्ञ डिसाइड करेंगे। तो जब भी आपको एएफ है तो आप ये जरूर पूछें क्या मुझे खून पतला करने की दवाई की जरूरत है, अगर है तो कौन से खून पतला करने की दवाई की जरूरत है। ये खून पतला करने की दवाई जनरली एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी के दौरान या हार्ट के पेशेंट को जो खून पतला करने की दवाई दी जाती है उससे अलग होती है। इसको एंटीकोएगुलेशन बोलते हैं। एंटीकोएगुलेशन में कुछ दवाइयां होती हैं जिसमें वारफेरिन और रेवारोक्साबैन, एपेक्साबैन और ये दवाइयां आती हैं। ये खून पतला करने की दवाई आपकी इकोस्प्रिन दवाइयों से अलग होती है।
यहाँ ये बताना भी जरूरी होगा कि इकोस्प्रिन के बारे में पाया गया है कि इकोस्प्रिन खून पतला करती है और हार्ट में अटैक से भी बचाती है। उन मरीजों को जिनको जरूरत है तो जरूर खाएं इकोस्प्रिन, लेकिन इकोस्प्रिन स्ट्रोक से बचाने में अभी प्रभावी संभव नहीं हुई है। इसलिए जो लास्ट शोध हुआ है, जो अभी हुआ है, अगर एएफ के मरीज को खून पतला करने की दवाई खानी है तो उनको इकोस्प्रिन के अलावा जो नई दवाइयां हैं उसकी जरूरत पड़ेगी और उससे आपके स्ट्रोक होने या लकवा होने की संभावना भविष्य में काफी कम हो सकती है। सर, क्या एएफ को हमेशा के लिए ठीक किया जा सकता है या फिर ऑनगोइंग मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट होता है? आई थिंक ये बहुत लंबा टॉपिक है, बट इसके मैं एक दो लाइन में आपको समराइज करूंगा। जिन लोगों को एट्रियल फिब्रिलेशन अभी पाया गया है पिछले कुछ दिनों में, उसके पहले उनका ईसीजी नॉर्मल था और अभी हुआ है, तो जो टेम्पररी एएफ होते हैं, मतलब अभी कुछ दिनों पहले से ही हार्ट की गति अनियमित हुई है, उसको कार्डियोवर्जन के द्वारा, कार्डियोवर्जन एक तरीका होता है जिसमें हार्ट की गति को वापस नियमित किया जा सकता है, उसको ठीक कर सकते हैं। लंबे समय से जिन मरीजों को एएफ चल रहा होता है, जैसे कि 1 साल से, उनको परसिस्टेंट एएफ बोलते हैं। अब मतलब अगर आपका हार्ट आप उस अनियमित गति का आदी हो गया है और उसको बहुत ज्यादा कोशिश नहीं की जानी चाहिए उसको नियमित करने की, तो परसिस्टेंट एएफ को नहीं करना है। लेकिन जो टेम्पररी और एएफ है, परसिस्टेंट और परमानेंट एएफ है, उनको टेम्पररी और परसिस्टेंट एएफ को धीरे धीरे टेम्पररी एएफ को ठीक कर सकते हैं दवाइयों के द्वारा। तो ये अगर आप हार्ट की गति को नियमित किया जा सकता है, लेकिन सभी केसेस में नहीं। ये उसका जिस्ट या सार। सर, जैसे बात करें एएफ की ट्रीटमेंट की, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी एएफ को ट्रीट करने का सबसे अच्छा एवं सही तरीका क्या है? एट्रियल फिब्रिलेशन को ट्रीट करने के लिए बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं, जिसमें मेडिकल मैनेजमेंट या दवाइयों के द्वारा उपचार पहला और मेन ट्रीटमेंट है। इसमें इसके साथ एएफ के साथ उसके अंडरलाइंग बीमारी को भी ठीक किया जाता है। जैसे कि किसी को हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की वजह से, तो आप ब्लड प्रेशर का उपचार करेंगे, हार्ट की पंपिंग कम है तो उसका उपचार करेंगे, धड़कन का उपचार करेंगे, धड़कन को ना तो बढ़ने देना है ना घटने देना है, अगर सांस फूलती है तो सांस फूलने का उपचार करेंगे। और इस तरीके की मेडिकल ऑप्टिमाइज्ड मेडिकल थेरेपी शुड बी गिवन फॉर एएफ। ओएमटी इसको बोलते हैं, वो एएफ के लिए हमको देनी है। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप पे आजकल कैथेटर डायरेक्टेड एब्लेशन उपलब्ध है। इसमें हार्ट में अंदर जाके तार की सहायता से अगर कोई आपको एएफ है तो उसको ठीक किया जा सकता है। और ये एडवांस टेक्निक, उसमें सक्सेस रेट भी अब पहले से काफी बेहतर है, 70 to 80% होगा, जो पहले 20 से 30% थे। तो अब कैथेटर डायरेक्टेड रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन भी किया जा सकता है एट्रियल फिब्रिलेशन के पेशेंट में, जो कि एक बहुत प्रभावी तरीका है। तो दवाइयां पहला, ऑपरेशन दूसरा। सर, मैं आगे आपसे जानना चाहूंगी स्ट्रेस का एएफ से क्या संबंध है और क्या स्ट्रेस लेने से एएफ बढ़ जाता है? तो किसी भी तरीके के स्ट्रेस में धड़कन, हार्ट की गति बढ़ने की संभावना होती है, चाहे वो नॉर्मल धड़कन हो चाहे एएफ धड़कन हो। और इस तरीके की धड़कन बढ़ने से बिल्कुल स्ट्रेस लेने से हार्ट पे गलत असर पड़ता है और जनरली ये असर टैकीकार्डिया या धड़कन बढ़ने के साथ आता है। तो जब धड़कन बढ़ने के साथ आता है तो उससे हार्ट पे सांस फूलना, हार्ट की गति बढ़ना और कभी कभी केस में हार्ट क्लॉट डिसलॉज होना भी होता है और इससे स्ट्रोक हो सकता है। सर, जैसे कि अभी सर्दियां बढ़ रही हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी आप शैल्बी परिवार की ओर से दर्शकों को सर्दियों से बचाव के लिए एवं अपने हार्ट को सुरक्षित रखने के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? तो शैल्बी परिवार की तरफ से मैं चाहूंगा कि महाकौशल के जितने भी वासी हैं, महाकौशल में जितने भी लोग हैं, वो इस एएफ कैंपेन और स्ट्रोक प्रिवेंशन कैंपेन जो 2 महीने के लिए चलेगा उसका फायदा उठाएं। आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति जो 65 साल से उम्र है, उसके लिए निःशुल्क एएफ स्क्रीनिंग सुविधा उपलब्ध है हमारे पास। और उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा भी आपके पास, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको जैसे कॉल देना है हमको और हम उसकी व्यवस्था करेंगे कि आपके बुजुर्ग लोगों का या आपके परिवार में किसी को भी इस तरीके की कोई बीमारी होती है तो आपको हमको पता चल जाएगा और इस तरीके से उनको बचाया जा सकता है। क्योंकि स्ट्रोक केवल एक बीमारी नहीं है, स्ट्रोक के रिपरकशन बहुत ज्यादा है। अगर कोई व्यक्ति चलना फिरना बंद कर देता है तो उसकी अगले 6 महीने की केयर पूरे परिवार के लिए, इस बीमारी पूरे परिवार के लिए होती है। तो यहाँ इस बीमारी से बचें और उसमें हम शैल्बी परिवार आपके सतत सहयोग के साथ आपके साथ खड़ा है। धन्यवाद सर, आपका इतना कीमती समय हमारे दर्शकों को देने के लिए एवं इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। आगे भी हम ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। शैल्बी हॉस्पिटल जबलपुर आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।